जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। दोस्तों हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर रहे थे और आज उसकी 9वीं कक्षा है। इसके पहले हमने 8 कक्षाएँ और कर रखी है जिसमें हम लोग कुल मिला कर के 80 प्रश्न को कर चुके थे। उम्मीद है आपने पिछली कक्षाओं को देख रखी होगी और जिन स्टूडेंट्स ने पिछली कक्षाओं को नहीं देख रखा है, रिक्वेस्ट है कि अभी जाकर के ज़रूर से देख लीजिएगा। उसी सब वहीं से आपका जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? बार-बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसके पीडीएफ की बात करेंगे, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं जी। शुरुआत करेंगे प्रश्नों की, आसान-आसान प्रश्न है, आज उतना डिफ़िकल्ट प्रश्न नहीं है। पहला प्रश्न है आपका कि 2 अधात्विक खनिज का नाम लिखना है। ऐसा खनिज का नाम लिखना है जिससे धातु प्राप्त नहीं होता है। तो 2 अधात्विक खनिज का नाम निम्नलिखित है। तो या पहला आपका पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम आपका ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, खनिज है और इससे आपका क्या बनता है? पेट्रोल बनता है। बनता है कि नहीं बनता? बताइए ये सब धातु है? नहीं है, अधातु है, पेट्रोलियम हो गया। और दूसरा हो गया संगमरमर। संगमरमर धातु है? नहीं है भैया, अधातु है। तो अधात्विक खनिज का 2 को बोल रहा था, तो लिख दिए, एक पेट्रोलियम, एक संगमरमर। चुना-पत्थर भी लिख सकते हैं। अगला है सौर उत्पादन कैसे होता है सौर ऊर्जा का? अब सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? भैया ये देखिए ये है सूरज और लगा देते हैं हम लोग सोलर पैनल जिसको बोलते हैं ये जो आपका पैनल होता है ये आप लोग देखे होंगे, आपके इलाका में भी आ गया होगा। अब सूरज का रोशनी इस पे पड़ता है, ये क्या करता है? इस पे छोटा-छोटा कोशिका लगा होता है, सेल होता है, ठीक है? इस पे सेल लगा होता है। ये क्या करता है? इस सूरज का रोशनी को डीसी करंट में बदल देता है। अब डीसी करंट जाता है सीधा इन्वर्टर में। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी करंट को एसी में बदल देता है, जो आपका घर में जिससे सामान सब चलता है। ठीक है? और ई जो है, ई क्या करता है, ई जो एसी में बदलता है, फिर ई जाता है आपका नेट मीटर में और मीटर से आपका जहाँ जाना है, ग्रिड में जाना है तो ग्रिड में जाएगा, घर में जाना है तो घर में जाएगा। ऐसा होता है। क्या क्या हुआ? कंडीशन आपको समझ में आ गया? सूरज का रोशनी पहले सोलर पैनल बनेगा, इसमें जो सेल होता है, वो क्या करता है, इसको डीसी में बदलता है, इससे जो ऊर्जा मिलता है उसको डीसी में बदलेगा। डीसी में जाने के बाद ई जो करंट है इन्वर्टर में जाता है, इन्वर्टर इसको एसी में बदल देता है, एसी से ही करंट मीटर में जाएगा और मीटर से इसको जहाँ जाना है वहाँ भेज दिया जाएगा। सौर ऊर्जा का उत्पादन सूरज की रोशनी से होता है। सौर पैनल में लगी कोशिकाएँ, इसी को हमने सेल लिखा था। कोशिकाएँ सूर्य की किरण को अवशोषित कर डीसी ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या चीज़ बनाता है? डीसी हमने बता दिया आपको। उसके बाद फिर इस ऊर्जा को इन्वर्टर इन्वर्टर के माध्यम से एसी ऊर्जा में बदला जाता है। अब एसी-डीसी क्या होता है? आप लोग फिज़िक्स में पढ़ रहे होंगे। जिसे घरों और उद्योगों में उपयोग किया जाता है। बैटरी में इसे संग्रहित भी किया जा सकता है। यह स्वच्छ और नवीकरणीय है। जी हाँ, इस रोज़ सूरज उगता है भैया, ये जल्दी खत्म भी नहीं होगा। मतलब इसका ये समाप्त नहीं होगा, जैसे कोयला है, कोयला का उपयोग करते हैं, कोयला खत्म हो जाएगा। लेकिन सूरज को कितना उपयोग कर लीजिए, सूरज का ऊर्जा समाप्त नहीं होने वाला है। ये हो गया आपका। अगला है जैव विविधता क्या है? ये प्रश्न आपका बायो के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ज्योग्राफी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं भैया, ये है आपका पृथ्वी, इस पे सब प्रकार का जीव है। आप देख सकते हैं चिड़िया भी है, पेड़ भी है, हाथी भी है, मछली भी है, शेर भी है। इतना जो विविधता है, विविधता मतलब होता है अलग-अलग। तो जैव विविधता क्या है? जैव मतलब होता है जीवन, विविधता मतलब अलग-अलग। तो समझते हैं? जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर अलग-अलग प्रजाति और जीवन रूपों की विविधता। विविधता मतलब अलग-अलग होता है, याद रखिए अलग-अलग। पृथ्वी पर अलग-अलग प्रजाति है, अलग-अलग रूप में जीवन है, इसकी जो यही जो अलग-अलग है, इसी को हम लोग बोलते हैं जैव विविधता। जैसे पौधा हो गया, जानवर हो गया, कीड़ा-मकोड़ा हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, यही सब जैव विविधता का उदाहरण है। इसमें प्रजाति जो है, उनके जीवन स्थान और जीन की विविधता शामिल होती है। अब उनके वो जहाँ पे रह रहा है, उसका विविधता शामिल है। जैसे मछली तालाब में रह रहा था, तालाब हो गया। चिड़िया जो है आकाश में रहती है, पेड़ पे बैठती है, सब अपना अलग-अलग विविध अलग-अलग प्रकार का होता है। यह पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने और जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अब आप ही सोचिए, अगर सूक्ष्म जीव नहीं होगा, अगर आपका अपघटक नहीं होगा, तो अपघटक नहीं होगा, तो आदमी जो मर जाता है, उसका शरीर सड़ेगा कैसे? सड़ने के लिए तो कीड़ा-मकोड़ा चाहिए। अगर कीड़ा नहीं होगा, पिल्लू नहीं होगा, कीड़ा नहीं होगा, सूक्ष्म जीव नहीं होगा, तो कैसे शरीर सड़ेगा? नहीं सड़ेगा। जब शरीर सड़ेगा नहीं तो संतुलन कैसे बना रहेगा? बदबू देगा इधर-उधर, लेकिन कुछ होगा ही नहीं शरीर का। तो इसका संतुलन बनाने के लिए ये जो है जैव विविधता का होना आवश्यक है, सूक्ष्म जीव का होना आवश्यक है। अगला है सुदूर उपग्रह क्या है? देखो भई, ये जो उपग्रह दिख रहा है ना दूर में, इसी को सुदूर उपग्रह ये क्या करता है? एक कैमरा हो गया, सेंसर हो गया, इसके माध्यम से सूचना लेता है और अपना जहाँ पर इसका जो है, जहाँ पर इसका कार्यालय होगा, वहाँ भेज देता है। यही सुदूर उपग्रह है। सुदूर उपग्रह वह उपग्रह होते हैं, जो पृथ्वी से दूर स्थित होते हैं, धरती से दूर स्थित होता है। और इनका कार्य पृथ्वी की सतह, वायुमंडल, महासागर आदि का अध्ययन करना है। उपग्रह का क्या काम है? धरती के बारे में जानना है कि धरती की तरफ कोई पत्थर तो नहीं आ रहा है। उसका वायुमंडल के बारे में जानना है कि कहीं वर्षा तो नहीं होगा, कहीं कम वर्षा तो नहीं होगा, कहीं सूखा तो नहीं पड़ेगा।
कहीं चक्रवात तो नहीं आ जाएगा, महासागर का अध्ययन करना है, ठीक है? ये उपग्रह ये जो उपग्रह है इसमें सेंसर लगा होता है, कैमरा लगा होता है और अन्य उपकरण से ये डेटा इकट्ठा करता है कि क्या-क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और उसे पृथ्वी पर स्थित रिसर्च केंद्रों तक भेजता है। सुदूर उपग्रह का उपयोग मौसम विज्ञान हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया कृषि हो गया, वन्यजीव संरक्षण, आपदा प्रबंधन इस सब को देखने में किया जाता है कि कहाँ क्या चल रहा है। चलिए, अगला है प्रथम विश्व युद्ध का 2 गो कारण लिखना है, तो देखिए विश्व युद्ध कब हो रहा होगा? विश्व युद्ध तब हुआ था जब सब लोग अपना-अपना उपनिवेश पर कब्ज़ा करना चाहता, अपना क्या दूसरे के उपनिवेश पर भी कब्ज़ा करना चाहता था। तो यही है 2 गो कारण में पहला कारण है साम्राज्यवादी विवाद मतलब साम्राज्य को लेकर के विवाद था। यूरोपीय देश एक-दूसरे से ज़्यादा उपनिवेश और इलाके हासिल करना चाहते थे जिससे संघर्ष बढ़ा। यूरोप का जो देश था वो चाहता था कि मेरे पास ज़्यादा साम्राज्य हो, ज़्यादा बड़ा देश हो, ज़्यादा देश पे हम कब्ज़ा किए हों। इसी कारण जो है वे 2 देश लड़ता था आपस में कि राजा भी क्यों लड़ेगा भैया? मान लीजिए 2 गो राजा है, इसका इलाका ई है, इसका इलाका ई है। ई चाहेगा इस पे कब्ज़ा करने के लिए तभी नहीं दोनों में मार होगा। वैसे देश में हो रहा था, विश्व में हो रहा था तो विश्व युद्ध हो गया। सैन्य दौड़। अब देशों में ने अपनी-अपनी सेनाओं को मजबूत किया और एक-दूसरे से डराकर गठबंधन कर लिया जिससे युद्ध का माहौल बन गया। अब देश क्या करता था, अपना सेना को मजबूत करके दूसरा देश को ज़बरदस्ती डरा करके कहता था कि मेरे साथ आ जाओ। इससे भी युद्ध का माहौल बढ़ना शुरू हुआ है। आपको लोग आकर के डरा करके कहेगा चलो मेरे घर पे रहना, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो 4 को 5 को आप लोग लेकर मार नहीं दीजिएगा उसको जो ऐसा कहेगा। ये देखिए भई विश्व युद्ध का सीन है भैया, मार-पीट हो रहा था। अगला राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद पे तो भैया बहुत आसान 2022 में पूछा गया। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग मिल-जुल के रहता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवेश मतलब स्थान में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। वाहक मतलब होता है गाड़ी, एकता का गाड़ी है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में क्या होता है एकता का भावना होता है। राष्ट्रवाद लोगों को एकजुट करता है। उन्हें अपने देश के लिए काम करने, अपने देश के लिए बलिदान देने और अपने देश पर गर्व महसूस करने की प्रेरणा देता है। जिस देश में राष्ट्रवाद नहीं होगा भैया, वो देश तो तुरंत ढह जाएगा समझ जाइए। भारत में एकता का भावना है अभी। एकता का भावना खत्म होगा तो भारत बढ़ जाएगा, है कि नहीं? यही है राष्ट्रवाद। अब लैंगिक भेद क्या है? ये देखो भैया, ये लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है। ये लड़की है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं इसको। ये लड़की है, ये पर्स लेके बेचारी अच्छी-खासी निकली कि हम जाएँगे अपना काम-वाम करेंगे बैग लेके देखो यहाँ। लेकिन ये आदमी बोला नहीं, तुम नहीं कर सकती हो ये काम। क्यों? क्योंकि तुम लड़की हो। यही हो गया लैंगिक विभेद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लैंगिक विभेद का मतलब है पुरुष और महिलाओं के बीच भेदभाव करना, जिसमें किसी एक को दूसरे के काम से ज़्यादा महत्व देना, ठीक है? जैसे अब औरत के लिए काम बना दिया गया है कि भैया तुम रोटी ही बनाएगी, तो पुरुष के लिए काम बना दिया गया है कि तुम बाहर जाके ही काम करेगा। अब कोई पुरुष अगर देखिए, अगर कोई औरत काम नहीं करती है तो उसको कुछ नहीं बोला जाता है। अगर कोई पुरुष काम नहीं करेगा, अपना व्यवसाय नहीं करेगा, उसको समाज के लोग ताना मार-मार के परेशान कर देता है, जिसकी वजह से लोग को आत्महत्या तक करना पड़ जाता है। हालाँकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या है विभेद ही तो है। सब सोचता है कि विभेद में सिर्फ़ महिला के साथ में ही अत्याचार होता है। नहीं भैया, पुरुष के साथ में भी होता है। सोचो ज़रा कोई आदमी अगर नहीं करना चाहता, जॉब नहीं करना चाहता है, चाहता है कि हम घरे का काम करें और उसको ज़बरदस्ती जॉब नहीं लगा, उसको मान लो कि बहुत पढ़ा-लिखा जॉब नहीं लगा। अब उसके साथ में समाज क्या बोलेगा, "अरे! कितना पढ़ता-लिखता था, जॉब ही नहीं लगा।" कितना ताना मारेगा उसको। ये लड़का के साथ में भी थोड़ा-सा समस्या है। यह भेदभाव समाज हो गया, परिवार हो गया, कामकाज हो गया, शिक्षा हो गया, राजनीति हो गया, इस सब के आधार पर देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर लड़की को शिक्षा से वंचित रखना, महिलाओं को कामकाजी क्षेत्र क्षेत्र में कम वेतन देना, ये सब हो गया। अब लड़की कहीं काम कर अब महिला कहीं मान लीजिए मज़दूरी का काम कर रही है, वहाँ उसको क्या पुरुष के बराबर वेतन मिलता है? नहीं मिलता है क्योंकि वो काम ही कम करेगी, तो वेतन कैसे मिलेगा बता तो ये सब चीज़ें भेदभाव में। अगला है वस्तु विनिमय क्या है? अब देखो भैया इसके पास किताब है, इसके पास केला है, आदान-प्रदान हो रहा है। यहाँ पे देखो भैया इसके पास खाना बनाने वाला सामान है, इसके पास चिकन है, आदान-प्रदान हो रहा है। ये सब चीज़ें वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें क्या होता है वस्तु का आदान-प्रदान होता है। अभी क्या है, अभी हम लोग पैसा देके सामान खरीदते हैं, लेकिन बहुत समय पहले जब पैसा नहीं था, जब मुद्रा का निर्माण नहीं हुआ था, तो लोग चावल, गेहूँ दे करके एक के पास चावल, एक के पास गेहूँ है, दोनों दे दिया आपस में, जिसको जिसका ज़रूरी है इस आदान-प्रदान कर लिया। यही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली एक पुरानी व्यवस्था है जिसमें लोग सामान के बदले सामान खरीदते हैं, सामान के बदले सामान लेता है, बिना पैसों का इस्तेमाल किए। जैसे अगर किसी को गेहूँ चाहिए और उसके पास गाय है, तो वह अपनी गाय को गेहूँ के बदले में दे सकता है। अब किसी के पास मान लीजिए इसके पास जैसे इसके पास किताब है, इसके पास केला है, इसको चाहिए केला, ये अपना किताब दे देगा, केला ले लेगा। इस प्रणाली से में पैसे की जगह चीज़ों का आदान-प्रदान होता था, ये आसान चीज़ है, समझ गए होंगे। उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या समझते हो? उपभोक्ता मतलब होता है ग्राहक, जैसे दुकानदार और ग्राहक होता है ना, उसमें ग्राहक जो होता है उसी को उपभोक्ता बोलते हैं। हम लोग भी उपभोक्ता हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, जैसे आप फ़ोन खरीदे तो आप उपभोक्ता हो। इसका संरक्षण का क्या इस उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या समझते हैं?
इसका मतलब होता है उपभोक्ता का अधिकार का रक्षा करना, उन्हें धोखाधड़ी से बचाना, गुणवत्ता की कमी होता है उससे बचाना, गलत व्यापार प्रथाओं से बचाना। अब उपभोक्ता संरक्षण मतलब होता है बचाना, तो उपभोक्ता को बचाना, किससे बचाएगा? हो सकता है धोखाधड़ी, सामान कुछ और दिखाए, कुछ और खरीद ले। गुणवत्ता, बताए कि भैया ये जो फ़ोन है, ये बहुत अच्छा है, इसमें इतना प्रोसेसर मतलब इसका प्रोसेसर तगड़ा है, इसका रैम-रोम अच्छा है, तगड़ा है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं। या गलत व्यापार प्रथाओं से बचाना, ये सब हो सकता है उपभोक्ता संरक्षण में इससे बचाना। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता को अच्छा और सुरक्षित सामान और सेवा मिल सके और अगर कोई समस्या है तो उसका सही तरीके से हल किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा, उसको अच्छा सामान नहीं होगा तो उपभोक्ता संरक्षण फेल हो जाएगा भैया। क्यों उपभोक्ता संरक्षण लाना जब उपभोक्ता का अधिकार का रक्षा ही नहीं हो पा रहा है तो? तो ये समस्या है, उपभोक्ता संरक्षण ये है। अगला है लौह अयस्क के प्रकार का नाम लिखिए। अब लौह अयस्क का 4 प्रकार मुख्य है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट ये 4 गो है। फैक्ट है भैया, फैक्ट है। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, तो याद कर लीजिएगा। 2022 में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ तक 90-10 क्वेश्चन आपका और बचा है जो हम लोग अगली कक्षा में कर लेंगे, ठीक है? आज हम लोग कुल मिलाकर के आज तक में हम लोग 90 प्रश्न को कर चुके हैं और 90 प्रश्न करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर भी पा रहे होंगे। लेकिन हाँ, बच्चों याद रखिएगा 90 प्रश्न सिर्फ करने से नहीं होगा, इन 90 क्वेश्चन को आपको याद भी करना पड़ेगा। बिना याद किए आप लोग कहाँ कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, ठीक है? इतना क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत है एग्ज़ाम में सारा आ जाएगा, आप घबराइए मत, बहुत है 10 क्वेश्चन और कराऊँगा मैं, उसके बाद हम लोग साइंस या हिंदी के ऊपर हम चलेंगे, उसका भी इसी तरह से सारा 10 क्लास में पूरा का पूरा सब्जेक्टिव खत्म कर देंगे। उम्मीद है आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी तो क्लास को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक प्यारा-सा शेयर ज़रूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय